हेलो लर्नर्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी आपके लिए सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट है। देखिए, हम इंसान कोई पत्थर की मूर्तियां तो है नहीं। जन्म से लेके जीवन के अंत तक हमारे अंदर लगातार बहुत सारे बदलाव आते हैं। पर ये बदलाव आखिर कैसे और क्यों होते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब बहुत ही गहराई से लेकिन बेहद आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। आज हम एक बेहतरीन टीचर्स जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम कोर फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे, फिर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इसके टाइप्स और स्टेजेस और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे। इसके बाद नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट को देखते हुए क्लासरूम में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। कोर फाउंडेशंस, बिल्डिंग द टेक्निकल वोकैबुलरी। अपने पेन और पेपर तैयार रखिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि की। ग्रोथ का सीधा सा मतलब है हमारी बॉडी में होने वाले क्वांटिटेटिव बदलाव, यानी वो फिजिकल बदलाव जिन्हें आप बाकायदा नाप सकते हैं, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या बॉडी के साइज में चेंज आना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ जिंदगी भर नहीं चलती। एक खास उम्र या मैच्योरिटी आने के बाद जैसे आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। अब आते हैं डेवलपमेंट यानी विकास पर। ये एक सिस्टमैटिक और जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। ये हमें बचपन की पूरी डिपेंडेंसी से निकालकर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। एग्जाम के नजरिए से ये फ्रेज रट लीजिए, वुम्ब टू टूम्ब यानी गर्भ से कब्र तक। ग्रोथ के विपरीत डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसमें आपके मेंटल और इमोशनल चेंजेस भी शामिल होते हैं। हमारी तीसरी टर्म है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। ये सीधे तौर पर हमारी हेरिडिटी या जीन से जुड़ी होती है। जरा सोचिए, क्या एक 2 साल का बच्चा 20 किलो का डंबल उठा सकता है? चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसमें वो फिजिकल मैच्योरिटी आई ही नहीं है जो उसके जीन्स में पहले से तय है। हमारी चौथी टर्म है लर्निंग यानी अधिगम। देखिए, मैच्योरिटी तो वक्त के साथ अपने आप आ जाती है, लेकिन लर्निंग के लिए ना आपको कॉन्शियस एफर्ट और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम अपनी मेहनत से कुछ सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो परमानेंट बदलाव आता है, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, की डिफरेंसेस। एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, तो इसे ध्यान से समझिए। नेचर की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। स्कोप में ग्रोथ सिर्फ फिजिकल पहलू तक ही सीमित है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ही ग्रोथ आ जाती है। ड्यूरेशन देखें तो ग्रोथ मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट मरते दम तक चलता है। और आखिरी में मेजरमेंट, ग्रोथ को आप आसानी से किलो या इंच में नाप सकते हैं, पर डेवलपमेंट को आपको असेस या महसूस करना पड़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, टाइप्स एंड स्टेजेस, कैटेगराइजिंग द टाइमलाइन। ह्यूमन डेवलपमेंट के 6 मुख्य प्रकार होते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट। मेरी आपको सलाह है कि आप इन इंग्लिश टर्म्स को अच्छे से ध्यान में रखें। इन कीवर्ड्स को याद रखने से आपको ह्यूमन ग्रोथ की इस पूरी पजल को समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम इन 6 पिलर्स को एक एक करके गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर का विकास यानी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा छुपा है जिसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट असल में इस बात का बेस है कि हमारा शरीर हिलना डुलना और काम करना कैसे सीखता है। ये हमारी मसल्स के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट है, इसे हम 2 साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहां हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे एक बच्चे का पार्क में दौड़ना या चलना। और दूसरी तरफ है फाइन मोटर स्किल्स, जहां हमारी बहुत छोटी और बारीक मसल्स काम करती हैं, जैसे पेन से लिखना या फिर सुई में धागा डालना। ये जो एकदम सटीक और बारीक कंट्रोल होता है ना, बस यही फाइन मोटर स्किल्स का कमाल है। शरीर का विकास तो हमने देख लिया, लेकिन हमारा दिमाग इस दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है, इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारे इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक स्तर का विकास है। ये सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है, बल्कि सोचना, रीजनिंग करना और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसी से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं। हमारी सोचने समझने की पूरी कैपेसिटी इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नतीजा है। और पता है, इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सीधे तौर पर जुड़ा है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा को सीखना और समझना। ये कोई बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, ये असल में हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक सबसेट है। जाहिर सी बात है, बिना सोचे समझे और बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हम कोई भाषा नहीं सीख सकते।
इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट सीधे हमारे दिमागी विकास का ही एक हिस्सा है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचानना और उन पर कंट्रोल रखना। जैसे गुस्सा आने पर एक छोटे बच्चे का अपना खिलौना फेंक देना और एक मैच्योर इंसान का गुस्सा आने पर गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर लेना। अपने अंदर उठने वाले इन पावरफुल इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो या बहुत ज़्यादा खुशी, इन्हें पहचानना और रेगुलेट करना ही असली इमोशनल डेवलपमेंट है। अब आते हैं इस बात पर कि हम समाज में लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट हमें सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से खुद को ढालना और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सिखाता है। और इसी सोशल डेवलपमेंट के ठीक अंदर बसा है मॉरल डेवलपमेंट, यानी सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉरल डेवलपमेंट कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे सोशल डेवलपमेंट का ही एक सबसेट है। समाज का हिस्सा बनने के लिए हमें सही और गलत की पहचान होना तो मस्ट है ना। अब ज़रा एक बच्चे की डेवलपमेंट टाइमलाइन को देखते हैं। शुरुआत होती है प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भ से, फिर जन्म से 2 साल तक आती है इन्फेंसी, जहाँ बच्चे के सेंसेस ही उसके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। वो चीज़ों को छूकर और देखकर ही दुनिया को समझता है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल तक है। इसे टॉय एज भी कहते हैं। और याद रखिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव टाइम होता है। 7 से 11 साल की उम्र में आती है लेटर चाइल्डहुड, जिसे गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि अब दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर आती है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। फेमस साइकोलॉजिस्ट स्टैनली हॉल ने इसके बारे में बहुत ही कमाल की बात कही है। उन्होंने इसे स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ये वो टाइम है जहां एक बच्चा बहुत बड़े बदलाव और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द रूल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट बस यूं ही रैंडमली हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके कुछ पक्के साइंटिफिक रूल्स होते हैं, जैसे कंटिन्यूटी का रूल कि विकास कभी रुकता नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक, जहां बच्चा पहले जनरल रिस्पॉन्स देता है और फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना सीखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब दुनिया का हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, जुड़वां बच्चे भी एकदम सेम नहीं होते। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यूनिफॉर्म पैटर्न ये बताता है कि भले ही बच्चे अलग हों, उनका डेवलपमेंट पैटर्न पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। जैसे हर बच्चे के पहले दूध के दांत ही आते हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल, जिसका मतलब है कि विकास सिर से पैर की तरफ यानी हेड टू टो होता है। बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और लास्ट में चलना। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जहां विकास सेंटर से बाहर की तरफ होता है। मतलब पहले आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, फिर आपके हाथ, और सबसे आखिर में आपकी उंगलियों पर आपका कंट्रोल आएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि डेवलपमेंट का शेप कैसा होता है, तो याद रखिएगा, ये कोई सीधी लाइन यानी लीनियर नहीं होता। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। मतलब बच्चा अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ता है, फिर जो नया सीखा उसे पक्का करने के लिए थोड़ा रुकता है और फिर वापस से तेजी से आगे बढ़ता है। राइट, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, नेचर वर्सेस नर्चर, द अल्टीमेट डिबेट। ये साइकोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है। इसे एक बाउंड्री की तरह समझिए। हमारी हेरिडिटी यानी नेचर हमारे विकास की एक लिमिट या बाउंड्री सेट कर देती है, और हमारा एनवायरनमेंट यानी नर्चर उस बाउंड्री के अंदर रहकर हमारे पोटेंशियल को शेप करता है। इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विन्स एक ही ओवम से बनने के कारण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स 2 अलग ओवा से बनते हैं और वो आम भाई बहन की तरह बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 6 पर, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, द टीचर्स रोल। आप सोच रहे होंगे कि एज अ फ्यूचर टीचर आपको ये सब क्यों पता होना चाहिए। इसका जवाब छुपा है इस शानदार वुडवर्थ फॉर्मूले में, डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन का नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट हमेशा एक दूसरे से पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक टीचर के तौर पर आप किसी भी बच्चे की हेरिडिटी या उसकी जीन्स को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है। आप उस बच्चे की सफलता के लिए क्लासरूम में एक ऐसा बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उसके नर्चर वाले हिस्से को इतना स्ट्रांग कर दे कि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, गैंग एज डेवलपमेंट की किस स्टेज को कहा जाता है? इसका सही जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और साथ ही इस बारे में भी गहराई से विचार कीजिएगा कि आज आप जो कुछ भी हैं,
क्या उसमें आपकी हेरिडिटी का ज़्यादा बड़ा रोल है या उस शानदार एनवायरनमेंट का जो आपको मिला? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपसे अगली बार मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।